नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। लर्निंग थ्योरीज चल रही हैं। पिछले वीडियोस में हमने बिहेवियरिज्म को समझा। इसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्टवाद, जिसमें डिस्कस करेंगे इसके प्रमुख साइकोलॉजिस्ट के बारे में और इससे संबंधित कोहलर की इनसाइट थ्योरी को भी समझेंगे और चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पिक्चर के थ्रू इस थ्योरी को और आसान बनाने की कोशिश की गई है। तो जानने के लिए कि ये थ्योरी और लर्निंग थ्योरी से कैसे डिफरेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में है आपके लिए एक बूस्टर थॉट। तो चलिए शुरू करते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है गेस्टाल्ट थ्योरी। व्यवहारवाद के साथ ही जर्मनी में एक नए वाद का जन्म हुआ। यह न्यू स्कूल कहते हैं इसको, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या अवयववाद भी कहा जाता है इसको। गेस्टाल्ट का मीन होता है होल या कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, या हम कह सकते हैं पूर्ण। इसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में समग्राकृति भी कहते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का सेंसेशन या परसेप्शन हमेशा उसकी टोटल फिगर को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीन्स इनके अनुसार किसी चीज को समझने के लिए पूर्ण से अंश की ओर या होल टू पार्ट जाना चाहिए। मीन्स पहले किसी वस्तु के पूरे रूप को आधार बनाकर अध्ययन करता है। ये पूरी सिचुएशन को समझकर ही रेस्पॉन्स देते हैं। गेस्टाल्ट स्कूल के जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं वो एम वर्दीमर, के कोफका और कोहलर हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इन तीनों का नाम दे दिया जाएगा और किसी चौथे का नाम भी दे देंगे, फोर्थ पर्सन का। तो आपको इन तीनों को तो ये समझना है कि ये गेस्टाल्टवादी है ही, जो फोर्थ है वही रॉन्ग होगा। ओके, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछते हैं कि कौन सा मत अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखने पर बल देता है, तो आपका आंसर गेस्टाल्टवादी होगा। इसके बाद समझते हैं कोहलर की इनसाइट थ्योरी क्या है। तो जर्मन के निवासी थे ये और एक प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इनको 1913 में मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए कैनारी द्वीप में स्थित एक एंड्रिक में भेजा, जहां पर इन्होंने वनमानुष पे या चिंपैंजीज पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो कोहलर की इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बेस्ड थ्योरी है, जिसमें किसी सिचुएशन के पूरे ऑब्जर्वेशन के बाद ही उसको इवेल्यूट करके स्टिमुलस के बीच संबंधों को जानकर और तभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने पर जोर दिया गया है। गेस्टाल्ट बेसिकली एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है पूर्ण या होल। इनके अनुसार हम होल सिचुएशन पर अपनी नज़र रखकर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली निकाल पाते हैं अपनी इनसाइट के या सूझ के द्वारा। ओके, ये कहते हैं कि हर काम को करने में हमें इनसाइट का प्रयोग करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है उसका, कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब इजीली नहीं निकाल पाते तब हम उसे ट्रिक के थ्रू या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बच्चा, हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा जिसकी मम्मी ने मिठाई उससे छुपाकर ऊपर रख दी, तो बच्चे का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, तो वो क्या करता है, अपनी सूझबूझ से या इनसाइट का यूज़ करता है वहाँ पर और ट्रिक्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है, इधर उधर पड़ी चीज़ों पर नज़र डालता है और सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो पास पड़े हुए स्टूल को लेकर सरकाते हुए वहां तक ले जाता है और फिर उस पर चढ़कर मिठाई ले लेता है। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ उसकी अंतर्दृष्टि की वजह से या उसकी इनसाइट की वजह से। जैसे आप एक इंजीनियर को एक छोटी सी जगह दे दीजिए, वो उसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सूझ है या अंतर्दृष्टि है। तो गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि इसमें व्यक्ति अपने हाथ पैरों की जगह चिंतन, थिंकिंग का, रीजनिंग का, इमेजिनेशन पावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह पूरी सिचुएशन को समझना और फिर प्रॉब्लम को निकालना इंसाइट या सूझ कहलाता है। Meaning of insight: a learner while learning always perceives the situation as a whole and after seeing the evaluating the different relationship takes the proper decision intelligently। यानी जब रियल में इंसाइट तब पैदा होती है जब लर्नर का एक गोल निश्चित होता है और वो उस काम में छिपे हुए संबंधों को समझ जाता है, उन्हें एसोसिएट कर लेता है कि किस चीज़ से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। मान लीजिए आप कोई कविता लिखने बैठे और किसी एक लाइन पर आकर आप अचानक अटक गए। अब आप परेशान हैं कि लाइन आगे बन नहीं पा रही है, तो आप किसी और काम में लग जाते हैं। तभी अचानक से आपको एक आइडिया आता है और आप लाइन पूरी कर लेते हैं। इसे आहा का अनुभव भी कहते हैं। जैसे कहते हैं आहा, आ गया। ओके, तो इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि कोहलर ने बताया कि इनसाइट के थ्रू सीखना और जो ट्रायल एंड एरर है उसके थ्रू सीखने का मेथड का जो डिफरेंस है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पहुंचने के ढंग पे डिपेंड करता है। ये अगर हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बहुत देर तक कोशिश कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लर्निंग होगी वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू लर्निंग होगी। और अगर हम सॉल्यूशन को अचानक किसी आइडिया के थ्रू हमें वो सॉल्यूशन मिल जाता है तो ये इनसाइट होती है या फिर इसको हम सूझ कहते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया और ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी, पर यहाँ कोहलर को ये शक था कि थॉर्नडाइक की बिल्ली जो है ना वो पिंजरे के अंदर ज़्यादा हाथ पैर इसलिए मार रही थी क्योंकि उसको पूरी सिचुएशन ही समझ नहीं आ रही थी। तो कोहलर ने कहा कि प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है
फिर उसे परसेप्चुअल फील्ड का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है वहाँ पर, और फिर इनसाइट का यूज़ करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब हम समझेंगे इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट चिंपैंजीज पर किए थे। तो कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो मेनली एक बहुत उनके जितने उनके पास वनमानुष थे उनमें एक सबसे इंटेलिजेंट था जिसका नाम था सुल्तान। तो इन्होंने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर अपने एक्सपेरिमेंट किया, उसको भूखा रखा और फिर इन्होंने इसको एक रूम में बंद कर दिया और रूम के अंदर छत से कुछ केले के गुच्छे को इस तरह लटका दिया कि वो उसको उछल कर ना ले सके। तो इस कमरे में कुछ छोटे बड़े खाली बॉक्स भी रख दिए उन्होंने। और अब क्या था कि वो भूखा था जैसे ही, तो उसने केलों को देखा और उछलना कूदना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाया और हार के एक कोने में बैठ गया कमरे के। तो उसने ध्यान से कमरे को देखा और सडनली उसने एक बॉक्स को देखा और बॉक्स को लाकर केलों के नीचे रखा और चढ़कर केले लेने की फिर से कोशिश करने लगा वो, लेकिन उसका हाथ तब भी नहीं पहुंच पाया केलों तक। तो वो चारों तरफ फिर से देखता है और जो 2 और बॉक्स पड़े थे उनको भी एक के ऊपर एक रख देता है और कूदकर उनके ऊपर चढ़कर वो केले ले लेता है। तो यहाँ उसने अपनी इनसाइट से या सूझ से लर्निंग कर ली। ओके, फिर क्या हुआ, कोहलर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा और सुधार किया और कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उन्होंने अब क्या किया, वनमानुष को, उस सुल्तान को एक केज में या एक पिंजड़े में बंद कर दिया। उसके पास एक नुकीली सी छड़ी रख दी और जो पिंजड़े के बाहर उसने केले रख दिए, लेकिन इतनी दूर रखे कि वो अपने हाथ से उनको ना ले पाए। तो उसने क्या किया कि उस छड़ी से उन केलों को ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा से कोहलर ने उसके पिंजड़े में 2 छड़ी रखी और दोनों स्टिक कुछ इस तरह की थी कि वो एक दूसरे से जुड़ सकती थी, यानी एक दूसरे में अटैच हो सकती थी। तो वहाँ क्या होता है कि अब इस बार केले और थोड़ा दूर रख दिए जाते हैं। तो चिंपैंजी कोशिश करता है लेने की, हाथ से नहीं ले पाता, फिर एक स्टिक का यूज़ करता है, फिर भी वो केले नहीं ले पाता। तो फिर वो बैठ जाता है थककर और फिर से अपना दिमाग लगाता है, सोचता है। तो वो एटलीस्ट वो दोनों, एक टाइम ऐसा आता है वो दोनों छड़ी को फिर से जोड़ देता है और फिर वो केलों को ले लेता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि उसको सडनली आइडिया आया और स्टिक को जोड़कर उसने जो केलों को फिर से ले लिया। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं हम कि ट्रायल लर्निंग से सीखना या इनसाइट लर्निंग से लर्नर का सीखना उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, यहाँ ये कह सकते हैं कि सूझ या इंसाइट के डेवलपमेंट के लिए भी एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसी को समझाने के लिए या इसी आह की फीलिंग को समझाने के लिए कोहलर ने कुछ फैक्टर्स दिए हैं जिस पर ये डिपेंड करती है। यानी जो लर्निंग है, जो सूझ या इंसाइट के थ्रू जो लर्निंग है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसके लिए इन्होंने दिया, सबसे पहले दिया एक्सपीरियंस या अनुभव। तो एक्सपीरियंस मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प्स इन द इंसाइटफुल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कोई बच्चा मॉडर्न मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता अगर उसने मैथ्स की बेसिक सिंबॉलिक लैंग्वेज को नहीं सीखा हो। इट मीन्स एक्सपीरियंस का होना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है इंटेलिजेंस। तो इंसाइटफुल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द बेसिक इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, यानी कि उसको बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी बुद्धि तेज होगी उसकी सूझ भी ज़्यादा होगी, यानी इंटेलिजेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसको करने के लिए। ओके, फिर है थर्ड है लर्निंग सिचुएशंस। यानी अगर लर्निंग सिचुएशन की हम बात करते हैं तो इंडिविजुअली कोई भी सिचुएशन के लिए किस तरह से सोचता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसको कैसे सिचुएशन में रखा जाता है। मीन्स उसके लेवल के अकॉर्डिंग सिचुएशन होगी तभी वो उसको हैंडल कर पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी छोटे बच्चे को बड़ी क्लास का टास्क दे दिया तो वो उसको सूझ से सॉल्व कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर है इनिशियल एफर्ट। तो आवश्यक प्रयास, यानी इंसाइटफुल लर्निंग का प्रोसेस ट्रायल और एरर के थ्रू ही होकर जाता है, क्योंकि पहले कोशिश करके देखता है वो और बाद में अचानक से उसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, यानी पुनरावृत्ति और सामान्यकरण। रिपीटेशन का मीन जब कोई भी इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बार बार ढूंढ लेता है, मतलब ढूंढ लेता है एक बार, तो उसको बार बार उसको वो अप्लाई कर सकता है किसी और सिचुएशन में भी। जैसे चिंपैंजी ने बॉक्स को एक बार रखा, फिर दोबारा से दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, तो वो रिपीट कर रहा था। वहाँ पर रिपीटेशन भी इसका एक फैक्टर है। और फिर उसके बाद है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब सामान्यकरण। जब वो एक चीज़ सीख जाता है तो वो उसी चीज़ को दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी छोटे बच्चे ने एक खट्टा आम, कच्चा आम खा लिया तो उसको लगा कि ये खट्टा है। अब जब भी वो हरा आम देखता है या कच्चा आम देखता है तो वो खाने से पहले ही समझ जाता है कि ये खट्टा होगा। इट मीन्स यहाँ उसका जनरलाइजेशन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है, अब नज़र डालते हैं
प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी, यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के क्या प्रिंसिपल्स हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, प्रिंसिपल्स के नाम दे दिए जाएंगे, 3 दे देंगे, एक कोई अलग दे देंगे, तो जब तक आपको नाम याद नहीं होंगे आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए नाम याद कर लीजिएगा, लॉ ऑफ कंट्रास्ट, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर एंड लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले लेते हैं लॉ ऑफ कंट्रास्ट। मीन्स कि अगर हम किसी सिचुएशन का होल हमें सबसे पहले दिखाई देता है, हम कोई पिक्चर देखते हैं, उसको एक बार में कंप्लीट पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद ध्यान से देखने पर उसमें क्या सही है और क्या गलत है, उसमें क्या कमी रह गई, वो सब हम बाद में देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम उसको होल फॉर्म में देखते हैं। ओके, फिर है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस द सेम स्टिमुलस जो होते हैं वो इजीली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे हम किसी फोटो को देखकर एकदम से हमें वो सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो इट मीन्स थॉट्स में वो अपने आप इजीली एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। फिर है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मीन्स है कि वो स्टिमुलस जो एक दूसरे के पास हों, वो उस प्रॉक्सिमिटी की वजह से कुछ सब ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इक्वल शेप वाली चीज़ों को ले सकते हैं। फिर है लॉ ऑफ क्लोजर, यानी समापन का नियम। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ओवरलैपिंग हो जाती है स्टिमुलसेस की, और यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, लेकिन कॉन्सेंट्रेट हमें एक ही प्रॉब्लम पर करना होता है। फिर है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता। मीन्स ऐसे एक्सपीरियंसेस जो एक के बाद एक कंटिन्यूसली इकट्ठे होते रहते हैं और एक दूसरे की याद दिलाते रहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। अगर इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये काफ़ी हाई लेवल का होता है, इसमें लर्निंग हाई लेवल की होती है क्योंकि यहाँ मेंटल एक्सरसाइज यूज़ होती है, और ये छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी क्लासेस के लिए ये यूज़फुल है। और सिलेबस को सेट करने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि वो सिलेबस बनाने में आपको पूरा स्ट्रक्चर का पता होगा, तभी आप क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बना पाएंगे। और जैसे कि टीचिंग रूल है पूर्ण से अंश की ओर या होल टू पार्ट, तो ये भी गेस्टाल्ट थ्योरी का ही एक पार्ट है। जैसे टीचर किसी लेसन को पूरा पढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं, और ये गोल ओरिएंटेड थ्योरी है। मीन्स ये लक्ष्य आधारित होती है, और इसके द्वारा हम कठिन जो जितने भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स और साइंस आदि, इनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। और इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड होता है ये बच्चों की रीजनिंग थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और यहाँ टीचर को जब तक बच्चों को एनकरेज करना चाहिए जब तक कि वो खुद अपनी सूझ के द्वारा बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर लें। तो इस तरह से ये व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। और अब छोटा सा ज्ञान मेरी तरफ से, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ, यहाँ जो तिनका है ना, तिनका तिनका, यही हमारे प्रयास हैं जिनके द्वारा हम भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप कुछ समझ पा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।